अरे आप अपना काम करिए भाई साहब। आप बीजेपी के ऊपर सीधा सीधा डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि वो पैसे ले करके जॉब्स दे रहे हैं। ये नेता हैं, दल बदलू होते हैं, कई लोग इस तरह से दल बदलते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे लोगों का। सर आप तो पूरा दोष ईवीएम के ऊपर डाल रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी हर बार यही करती आ रही है। तो ये कहते कुछ है करते कुछ है, इनकी नीतियां जो है वो जनता के बीच में सही नहीं है। आप ये पूरा का पूरा इल्जाम बीजेपी के ऊपर, सीधा दोष बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं पूरा का पूरा, कि उन्होंने कुछ किया है। पैसा दे के लग जाएंगे तो भी नहीं बोलेंगे। आज अगर बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाए तो भाजपा पूरे देश के अंदर कहीं भी नहीं खड़ी। कांग्रेस जनता के बीच में छोटे चुनाव को चुनाव नहीं मानती है। अभी आप विपक्ष का नेता भी नहीं चुन पाए हैं अभी तक। जनता वोट कांग्रेस को दे रही थी और वोट कहीं ना कहीं उल्ट तरीके से बढ़ने के बाद वो बीजेपी को मिल रही थी। हरियाणा के नौजवानों को रोजगार पे कम लगाया जा रहा है, बाहर के रोजगारों को ज्यादा लगाया जा रहा है। हरियाणा के लोगों ने क्या कसूर किया है? जनता भी ये इस सरकार से मुक्ति चाहती है। लोकतंत्र के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहिए। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, धीरे धीरे वो अग्रेशन की तरफ लोग जा रहे हैं। नमस्कार, मैं वीपी मलिक और आप देख रहे हैं आपका मुद्दा। आज हमारे साथ उपस्थित हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के मीडिया हेड श्री केवल ढींगरा जी। केवल जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार बनाते बनाते इस बार क्यों रह गई, क्या कारण रहे? देखिए, जिस तरीके से ये चुनाव हुआ, और मैं उसके साथ इससे पीछे जाना चाहूँगा, लोकसभा का भी चुनाव हुआ, और लोकसभा के चुनाव के अंदर जिस तरह से भाजपा की सरकार ने हर तंत्र बल का प्रयोग किया, जिस तरह से हमारे इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं उनका प्रयोग किया, करीबन 1,07,00,000 वोट इंक्रीज़ हुई लोकसभा के अंदर। इसी तरीके से हरियाणा का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर जो 5 तारीख को जिस दिन वोट पड़े थे, उस दिन रात 7 बजे एक प्रेस नोट जारी करती है इलेक्शन कमीशन, जिसके अंदर वोट परसेंटेज बताती है 61.19%। और 7 तारीख को, जबकि ना 6 को वोट पड़ रही है ना 7 को पड़ रही है, 5 तारीख को वोट खत्म हो गई, और 7 तारीख को दोबारा एक नया प्रेस नोट जारी होता है, जिसके अंदर वो वोट परसेंटेज बढ़कर 67.90 हो जाता है। उसके अंदर करीबन 13,80,000 के आसपास जो वोट है वो बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि वो जो वोट बढ़ी है वो कितनी सीटों पे असर डाल रही है। हरियाणा की कुल 90 सीटें हैं, उसके अंदर करीबन 30-35 सीटों के ऊपर वो ऐसे असर डाल रही है कि जो आदमी जीत रहा है कुछ वोट से, उस एवरेज के आने के बाद वो उस सीट से हार रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है 30 सीटों में से 20 सीट ऐसी हैं जो कैंडिडेट कांग्रेस के जीतने वाले थे वो हार गए, और जो हारने वाले कैंडिडेट थे बीजेपी के, वो जीत गए। तो आप ये माने कि 37 सीट हमारी कांग्रेस की आई, और अगर हम उसमें 20 सीटें प्लस करें तो हमारी मात्र करीबन 57 सीट तो आती ही, और बीजेपी की जो 48 सीट आई हैं उसको अगर 20 कम करें तो 28 सीट पे बीजेपी रह जाती है। तो ये एक तरह की बड़ी धांधली प्रदेश के लोगों ने देखी, और वो एक वोट बढ़ना, ये एक मात्र जो है ईवीएम का, इंडिपेंडेंट एजेंसियों का, भाजपा का, ये सब जो है एक तरह का षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र के अगर पीछे जाए तो लोकसभा का मैंने आपको डाटा दिया, 1,07,00,000 वोट बढ़ी। इसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर भी करीबन 70 लाख वोट बढ़ी। ये जो वोट इंक्रीज हो रही है, कुछ सीटों पे इंक्रीज का जो फॉर्मूला है, उसके तहत ये सारा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है सीटों के हिसाब से। लेकिन सवाल ये है कि इसका जो खमियाजा है वो हरियाणा की और देश की जो जनता है वो उसके ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि जनता ने वोट किधर दी और वो वोट किधर जा रही है, ये सबसे बड़ा इशू है। हालांकि जो कोई सरकार जीतती है उन्होंने लोगों के काम करने हैं, हमें ओपोजिशन मिली है तो हम ओपोजिशन का काम कर रहे हैं, लेकिन हम जनता को यह भी बताना चाहते हैं, जो आपने सवाल पूछा कि हम क्यों हारे और वो क्यों जीते, तो इसका कारण ये है सबसे बड़ा। और इसकी जांच पड़ताल जो है वो कुछ सीटों पे जो हमने चैलेंज किया है,
वो सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी पड़ा है। वहां पे न्यायालय पे हमें यकीन है, वो अगर उसका फैसला होता है तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो इसमें एक बहुत बड़ा कारण संगठन का भी माना जा रहा है कि आपकी पार्टी का संगठन नहीं है, आप कार्यकर्ताओं के बीच नहीं पहुंच पाते हैं, आप हर वोटर के पास नहीं पहुंच पाते हैं, कार्यकर्ताओं की भी शिकायत रहती है। तो बीजेपी के लिए संगठन का होना और आपके लिए ना होना, क्या आप समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा कारण रीज़न रहा है कि आपकी सरकार नहीं आ पाई है? देखिए, जो हरियाणा के संगठन की जहाँ तक बात है, हमारा जो कांग्रेस पार्टी का संगठन है उसकी प्रक्रिया चल रही थी। उस प्रक्रिया के चलते हमारे जो पीसीसी के मेंबर हैं वो 195 और 97 वो चुने गए थे। इसी तरह से हमारे डीसीसी के मेंबर भी जो हैं वो करीबन 300 से ज़्यादा वो भी चुने गए थे। ब्लॉक के भी जो लोग मेंबर्स होते हैं वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में वो भी चुने गए थे। अब उनमें सिर्फ एक पदाधिकारी चुनने रह गए थे। हालांकि पदाधिकारी प्रेसिडेंट हमारे हैं प्रदेश कांग्रेस के, जनरल सेक्रेटरी भी थे, लेकिन उसके नीचे जो पीसीसी के और पदाधिकारी बनने थे वो उन्हीं 195 में से ही बनने थे। और जो हमारे डीसीसी के जो लोग चुने गए थे उनमें से ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बनने थे, उनकी बॉडीज बननी थी। ऐसे ही ब्लॉक के बंदे प्रेसिडेंट बनने थे और उनकी बॉडीज बननी थी। अब ये सारी चीजें जो हैं वो ऑनगोइंग प्रोसेस था और उसके बीच में इलेक्शन आ गया, तो वो उस समय तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। लेकिन जो हमारे लोग हैं वो तो है ना, चुने गए थे, वो वही लोग काम कर रहे थे। अगर उनके ऊपर एक प्रेसिडेंट का तगमा लग जाता, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का, या किसी पे ब्लॉक प्रेसिडेंट का लग जाता, तो कोई इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सभी लोग चुनाव के अंदर थे, चुनाव के अंदर सभी लोग काम कर रहे थे। नीचे तक हमारे बॉडीज के लोग और ऊपर तक जितने लोग चुने गए थे सब लोग काम कर रहे थे। मीडिया में हमारे टोटल जो है, आई एम मीडिया हेड ऑफ कांग्रेस हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी। इसी तरह से मेरे साथ जितने प्रवक्ता लोग थे, इसी तरह से हमारे और भी आगे सोशल मीडिया के लोग हैं, बहुत सारे लोग जो है। जिस तरह से हमारे आप ये ले लीजिए सेल्स है, यूथ कांग्रेस सेल है, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, ये सब बने हुए हैं, इनके पदाधिकारी भी बने हुए हैं। और आप बाकी के ले लीजिए जो हमारे सेल्स है, जैसे मिनॉरिटी है सेल, ओबीसी है, दूसरे हैं, सभी बने हुए हैं, उनके पदाधिकारी भी बने हुए हैं। तो ये कहना कि संगठन नहीं था और उसका हमें नुकसान हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मात्र सिर्फ बीजेपी का जो प्रचार है, बीजेपी के जो बड़े बड़े तंत्र पे कब्जा है, बीजेपी का मीडिया के राही गलत मैसेज देने को फैलाने का जो तंत्र है, ये सारा काम कर रहा था और हम उनके ओपोजिट में बैठे जवाब दे रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक कांग्रेस बड़े जोर से इलेक्शन लड़ रही थी, हमारे पास करीबन 48-40 के करीब XMLA ज्वाइन करके थे इससे पहले, इलेक्शन से पहले। और करीबन आप ये लगाएं कि जितनी बीजेपी और अदर पार्टियों से लोग, बहुत सारे लोग कांग्रेस में ज्वाइन करे थे। सभी को यह दिख रहा था धरातल पर कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आने वाली है। लेकिन जो मैंने आपको बताया पहले भी कि ये जो ईवीएम का जो तंत्र बल है ये इतना हैवी था, इसके अंदर बंदर बांट इतनी, जो जिस तरीके से ये वोट बढ़ रही हैं उस तरीके से हमें जो है हार का नतीजा मिला। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जनता वोट कांग्रेस को दे रही थी और वोट कहीं ना कहीं उल्ट तरीके से बढ़ने के बाद वो बीजेपी को मिल रही थी। ये एक लोकतंत्र पे बहुत बड़ा जो है झटका है, जो जनता वोट कहां देना चाहती है और मिल कहां रही है। अब जब आप की सरकार नहीं बन पाई है और आप उनकी इच्छाओं पर पूरे नहीं उतर पाए हैं, तो क्या जनता विश्वास कर पाएगी आपके ऊपर? देखिए, हमारा कसूर कोई है नहीं, कसूर है तंत्र बल का। और मैं फिर कहना चाह रहा हूं, जो हमारा देश का लोकतंत्र है उसके ऊपर सवाल है ये। और लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जनता ने वोट हमें 37 सीट दी है MLA। हम अपना ओपोजिशन का रोल जो है वो बखूबी निभा रहे हैं। इस विधानसभा के अंदर भी लगातार जो हमारे 37 MLA हैं उन्होंने पूरे सवाल उठाए, पूरी बातचीत रखी। भाजपा कहीं ना कहीं वहां भागती हुई दिखाई दी, आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए। आपने देखा होगा एक MLA और एक मंत्री
हरियाणा के विधानसभा के अंदर एक दूसरे पर किस तरह की बातें करते हुए पाए गए। मंत्री एमएलए को गोबर पीने की बात कर रहा है और एमएलए उसके ऊपर पैसे लेने की, घूस लेने की बात कर रहा है। दादा गौतम और अरविंद जो दोनों एक ही समाज से आते हैं, दोनों बीजेपी के, और एक मंत्री हैं, एक एमएलए हैं, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर पैसे का आरोप लगा रहे हैं और दूसरे के ऊपर गोबर पीने का आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा आपस में भिड़ी हुई है और भाजपा आपस में लड़ी भी हुई है, लेकिन भाजपा जो है वो तंत्र बल से जीती है, ये साफ दिखता है यहाँ पे। तो हरियाणा के अंदर आपका कहना यह है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस तो मजबूत थी और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। आप ये पूरा का पूरा इल्ज़ाम बीजेपी के ऊपर, सीधा दोष बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं पूरा का पूरा, कि उन्होंने कुछ किया है, कहीं गड़बड़ की है, जिसकी वजह से वो सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं। देखिए, मैं आपको एक बात चैलेंज के साथ कहता हूँ, देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर आज बैलेट पेपर पे चुनाव होने शुरू हो जाए, भाजपा का कहीं निशान नहीं रहेगा पूरे देश के अंदर। जनता बहुत बुरी तरह से त्रस्त है इनकी मार से, इनके गलत फैसलों की नीतियों से, इनके अपने आप की अहंकार से, इनकी जो अहंकार से भी बढ़कर जो जिस तरह से ये प्रयोग कर रहे हैं जनता के ऊपर, अपने जबरदस्ती के फैसले थोप रहे हैं, उससे जनता बड़ी परेशान है इनसे। और आपको बताऊं, जितनी महंगाई इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जिस तरीके से बढ़ रही है, अनरेस्ट बढ़ रहा है लगातार, वो एक तरह से पूरे देश और प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वो सिर्फ जो है अहंकार और इनकी गलत नीतियों की वजह से है। आज अगर बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाए तो भाजपा पूरे देश के अंदर कहीं भी नहीं खड़ी। अभी निकाय के चुनाव संपन्न हुए हैं, निकाय के चुनाव के अंदर भी आप कहीं पर भी आपका कोई मेयर नहीं बन पाया। जो पहले आपके मेयर थे इस टाइम पर वो भी बीजेपी के मेयर बन गए हैं उन जगहों पर भी। तो आप कहते हैं कि आपका संगठन है, तो वो संगठन इन निकाय चुनाव के अंदर उन्होंने काम क्यों नहीं किया? देखिए, ये जो छोटा चुनाव होता है उसके अंदर हम एक भाईचारे का चुनाव मानते हैं। उसके अंदर हम ना तो बहुत ज़्यादा बीच में घुस के चुनाव के बीच में जाते हैं और ना ही कोई गया है। हमारा कोई भी बड़ा नेता आपने देखा होगा, ना तो माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहीं गए हैं, ना ही शैलजा गई हैं, ना ही रणदीप सुरजेवाला गए हैं, ना ही और बड़े नेता जो हैं उदय भान जी और बाकी के लोग सभी जो है इस चुनाव के अंदर नहीं गए हैं। और ये क्योंकि भाईचारे का चुनाव होता है, इसके अंदर हम इस तरह की पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने नहीं जाते। इसका रीज़न ये है, एक बात दूसरी और होती है, जो सरकार के अंदर लोग बैठे होते हैं, जनता भी ये चाहती है कि उनके जो त्रस्त तो पहले से ही हैं भी और बाकी के काम भी ना रुक जाएं, तो वो उस तरफ को मोल्ड हो जाती है। इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल एमएलएज का होता है, सरकार बनने का होता है, एमपीज बनने का होता है, देश का प्रतिनिधित्व देने का होता है, वहां पे हम पूरी लड़ाई लड़ते हैं और लगातार लोगों के बीच में जाते हैं। आज मैं फिर आपको यही एलानिया बात फिर कहता हूं कि अगर बैलेट पेपर पे चुनाव होता है, वो खड़गे जी ने एक बार कहा भी था, हमें बैलेट पेपर पे चुनाव चाहिए, हमें ईवीएम पे चुनाव नहीं चाहिए। यहां पे ही जो है वोट बढ़ने का सिस्टम चल रहा है। 2 दिन जब वोट पड़ नहीं रही तो वोट बढ़ कैसे रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये सारा तंत्र बल जो है ये खत्म होना चाहिए सिस्टम। बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, और अगर ये होता है तो पूरे देश में भाजपा का ही नाम निशान नहीं। बीजेपी निकाय चुनावों के अंदर भी उन्होंने विधानसभा की तर्ज के ऊपर निकाय के चुनाव लड़े हैं। खुद सीएम ने, केंद्रीय मंत्रियों ने रोड शो किए हैं। कांग्रेस ये सब चीजें क्यों नहीं करना चाहती? आखिर क्या रीजन है? कांग्रेस जनता के बीच में छोटे चुनाव को चुनाव नहीं मानती है? देखिए, हमारे जो बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं, नेता हैं, वो सभी लोग अपना चुनाव लड़ रहे थे और अपना जोर लगा के लड़ रहे थे। हर बंदे ने अपना अपना जोर लगाया।
लेकिन जहां तक मैंने आपको बताया कि ये एक तो पहली बात तो ये भाईचारे का चुनाव है। हमने किसी को ये नहीं कहा कि भाई तुम यहाँ से लड़ रहे हो, तुम यहाँ से मत लड़ो, दूसरी जगह जाओ। हमने जितने भी चुनाव थे सभी को उनकी इच्छा के अनुसार, जहाँ पे तो कॉरपोरेशन का मेयर का चुनाव था वहाँ पे हमने उनको टिकट्स दी हैं और चुनाव लड़वाया है। लेकिन जहाँ पे समितियाँ थी, निकाय थे, छोटे चुनाव थे, उसके अंदर हमने उनको अपने अपने तरीके से इंडिपेंडेंट लोगों ने लड़ाया। आपने कैथल के अंदर देखा होगा सारी की सारी इंडिपेंडेंट बॉडियां जीती हैं और भाजपा हारी है। तो उसमें हम जीते हैं क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंट लोग जीते हैं। अब उनको हम कहें कि वो सारे भाजपा के हैं, हाँ जरूर है, उन्होंने काम करवाने हैं, वो भाजपा से मिलके करवाएं चाहे बाहर कराएं। छोटे छोटे काम होते हैं इलाकों के, गांव के, कारपोरेशंस के, दूसरे शहरों के। तो ये इसके लिए ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी चाहिए, ना ही हम करते हैं और प्रीवियस भी नहीं करते। तो इसलिए इस चुनाव को हम उस तरीके से लेते हैं कि ये भाईचारे का चुनाव है और उसमें कोई जीते कोई हारे, लोगों के काम होने चाहिए। और मैं चाहता हूं कि सरकार सभी लोगों के काम करे और जो चाहे इंडिपेंडेंट हो और चाहे मेयर चुना हुआ बीजेपी का हो, सबके काम होने चाहिए, इलाके के जनता के काम होने चाहिए, जो कि मुझे लगता है नहीं हो पा रहे। इनसे सरकार चल नहीं पा रही क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो चुका है। जब हमारी सरकार 2014 के अंदर गई थी तो प्रदेश के अंदर जो मात्र कर्जा था उससे कर्जा बढ़ के 50-60 हजार करोड़ कर्जा था उस समय। आज वो कर्जा बढ़ के 4.5 लाख करोड़ हो चुका। ये उसकी अदायगी जो है वो भी नहीं कर पा रहे, जो सैलरीज हैं वो भी प्रॉपर नहीं दे पा रहे। इसीलिए एक कौशल रोजगार निगम शुरू कर दिया जिसके अंदर इनको डिप्लॉयमेंट करने पड़े, एम्प्लॉयमेंट ना देनी पड़े। तो आज जो है डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो छोड़ के डिपार्टमेंट ऑफ डिप्लॉयमेंट की तरफ चले गए और जो लोग डिप्लॉय किए जाते हैं उनकी ना तो पेंशन है, ना उनकी ग्रेच्युटी है, ना उनकी सैलरी है, ना उनका कुछ है। उनको मात्र एक मुश्त तनख्वाह दी जाती है। जब उसका कोई गलत काम निकलता है तो उसको निकाल भी दिया जाता है, जिस तरह से पिछले दिनों बहुत सारे लोग निकाल दिए गए। तो ये कहते कुछ है करते कुछ है। इनकी नीतियां जो है वो जनता के बीच में सही नहीं है। आज अखबार में भी आई हुई है एक खबर कि हरियाणा के नौजवानों को रोजगार पे कम लगाया जा रहा है, बाहर के रोजगारों को ज़्यादा लगाया जा रहा है। आज सुरजेवाला जी ने भी ये बयान दिया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे जी? देखिए, वो भर्तियों की बात है। अब जो भर्ती हो रही है, अगर आप उस भर्ती में बाहर के बच्चे लाएंगे, जो कि अभी पीछे हुई है, उसके अंदर कुछ तो गुजरात के बच्चे हैं, कुछ और प्रदेशों के बच्चे हैं, आप उनको किस तंत्र से ला रहे हैं? क्या उसके पीछे पैसे का प्रयोग हो रहा है? लेकिन जो हरियाणा के बच्चे हैं उनको आप नहीं लगाना चाह रहे क्योंकि वहां से आपकी आवाज उठ सकती है कि किसी ने पैसा खर्च किया, किसी ने नौकरी लेने के लिए पैसा खर्च किया। बाहर के लोग हैं वो बोलेंगे नहीं, पैसा दे के लग जाएंगे तो भी नहीं बोलेंगे। तो ये जो तंत्र है भाजपा का, बड़ा अच्छा अपने तरीके से जो है शरारत तंत्र है वो चल रहा है। आप बीजेपी के ऊपर सीधा सीधा डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि वो पैसे लेकर के जॉब्स दे रहे हैं। बिल्कुल, शुरुआत से लेकर खट्टर साहब की सरकार जब सत्ता में आई थी, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम तो पर्ची खर्ची करते ही नहीं है। आपको बता रहा हूं, जिस समय खट्टर साहब की सरकार सत्ता में आई थी उसी समय ये तंत्र शुरू था। और आपको मैं बताना चाहूंगा, जो हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो था उसको भंग क्यों किया गया था? जो भारती जी थे उसके अंदर चेयरमैन, उनको सस्पेंड क्यों किया गया था? और नीचे जो लोग थे उनको जेल में क्यों भेजा गया था? जो लोग उसके नीचे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लोग कार्यरत थे, वो जो भर्ती बोर्ड था उस सारे को सस्पेंड किया गया और उसके नीचे जो लोग थे उनको जेल भेजा गया करप्शन के चक्कर में और गलत सवालों के डालने के चक्कर में। क्यों गलत सवाल डालने, क्यों करप्शन के आरोप लगे उनके ऊपर? बाद में उनको क्लीन चिट देने का भी इसी सरकार ने काम किया। तो अपने ऊपर अगर कालख गिर रही हो, स्याही गिर रही हो और वो लोग कहें कि हम खर्ची पर्ची की बात करते हैं, और फिर आपने खुद ही बताया कि अभी जो अखबारों में चल रहा है और जो हम स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि बाहर के बच्चे लगाए जा रहे हैं। पिछले टाइम पे एसडीओ की एक भर्ती हुई थी खट्टर साहब के टाइम पे, 100 एसडीओ में से 78 जो थे वो बाहर की स्टेट के थे। हरियाणा के लोगों ने क्या कसूर किया है? वो लोग पढ़ के लिख के, क्या उनको नौकरी लेने का हक नहीं है? 78 वो लोगों को हक दिया जाता है जिनसे अमाउंटें लेके उनको पोस्टें दी जाती हैं। और इसी तरीके से ये भी भर्तियां हो रही हैं।
लगातार बंदर बांट हो रही है इस सरकार के अंदर, और ये लोग छुप करके बैठे हैं और बाहर आके इनके 8 जो लोग हैं प्रवक्ता महोदय, वो आके 2-4 कहानियां डाल के कि पर्ची खर्ची नहीं होती, फलाना नहीं होता। इनके डायलॉग से काम नहीं होता। प्रैक्टिकल में देखा जाए तो सब समझ में आएगा कि इनकी सारी भर्तियां फेल। आपको एक और बात बताना चाहता हूं, एक एचपीएससी का चेयरमैन डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो अपने दफ्तर के अंदर कई करोड़ लेते हुए पकड़ा गया। उसके ऊपर डिप्टी सेक्रेटरी पे तो गाज घेर दी, लेकिन चेयरमैन के खिलाफ और खट्टर साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही उसकी जांच हुई कि उसने किसके कहने पर वो जो एचपीएससी के जो है जो करप्शन के पैसे जो लिए थे उसने कई करोड़, वो किसके कहने पे लिए, क्योंकि वो खुद तो डिप्टी सेक्रेटरी भर्ती कर नहीं सकता, या तो चेयरमैन भर्ती कर सकता है या मुख्यमंत्री कर सकता है। तो उनके ऊपर कहां गाज गिरी, कहां उनके ऊपर एक्शन आया, वो पैसे उसने किसके कहने पर लिए, किस बिना पे लिए, आज तक नहीं पता। नई सरकार को बने हुए अभी 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। इन 5 महीनों के अंदर कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने संगठन को, अपने आप को आगे के 2029 के चुनावों के लिए किस तरीके से तैयार कर रहे हैं इस टाइम? देखिए, अभी हमारे नए प्रभारी हरियाणा के अंदर लगे हैं, श्रीमान बीके हरिप्रसाद। वो अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने हरियाणा के अंदर जितने हमारे कन्वीनर लगे हैं स्टेट के अंदर, जितने हमारे बाकी के जो इलेक्शन के दौरान हमने हर ज़िले के अंदर प्रभारी लगाए थे, वो सभी की मीटिंग ली थी। और वो मीटिंग करीबन 3 बजे से लेकर 8 बजे तक चली, और उन 5 घंटों में लगातार माननीय बीके हरिप्रसाद जी ने हर आदमी को सुना और उसके बारे में चर्चा की, और उसमें भी एक फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट की बात हुई। उसके अंदर भी यही चर्चा थी कि ये जो वोट बढ़ रही हैं, ये कहीं ना कहीं जनता के ऊपर कुठाराघात कर रही हैं। जनता वोट किधर दे रही है और वोट किधर जा रही है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा उठा उसके अंदर। उसके आंकड़े माननीय बीके हरिप्रसाद जी को दिए गए, और जहां तक संगठन बनाने की बात है, और वो संगठन के ऊपर भी वो बात करने आए थे, ये भी बात चली कि संगठन को जल्दी से जल्दी बनाया जाएगा। वो उसकी प्रक्रिया के ऊपर लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने भी गुजरात के अंदर यही बात कही थी कि अगर किन्हीं लोगों पे एक्शन भी लेना पड़ा, जो कांग्रेस के अंदर कोई स्लीपर सेल हैं, उनका कोई एक्शन भी लेना पड़ा, जिनके हाथ कहीं ना कहीं गड़बड़ हैं, और अगर एक्शन भी लेना पड़ा तो लिया जाएगा, और संगठन को भी और संगठनात्मक क्रिया को भी सारे देश के अंदर भी और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात है, ये प्रक्रिया तो काफ़ी सारी पूरी हुई है, बाकी की कंप्लीट होगी, और सारे पदाधिकारी जो हैं स्टेट के अंदर, मुझे लगता है कि इन 2-4 महीनों के अंदर जो प्रक्रिया उनको दी है, मुझे लगता है कि सभी जो हैं उनको कंप्लीट करके तो सभी लोग प्रक्रिया में संगठनात्मक रूप में आ जाएंगे। अभी आप विपक्ष का नेता भी नहीं चुन पाए हैं अभी तक। बजट सत्र चल रहा है, ये दूसरा स्तर स्टार्ट हो गया इस सरकार के आने के बाद जी। तो विपक्ष का नेता ना चुनने का सबसे बड़ा रीजन? नहीं, देखिए ऐसा है, इसमें जो हमारे 37 एमएलए चुन के आए, ऊपर से हमारे 3 प्रवेशक आए थे पिछले दिनों, और उन लोगों ने सभी एमएलए से अलग अलग बात करी थी और सभी की राय ली थी। अब फैसला हाईकमान ने करना है। जिस भी दिन वो हाईकमान फैसला लेगी, उस दिन एलओपी डिसाइड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इतना लेट होने का रीजन? देखिए, एआईसीसी की प्रक्रिया पे मैं नहीं कुछ कह सकता, मैं हरियाणा का प्रवक्ता हूं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी फैसला अपने माइंड से लेगी, अपने तरीके से लेगी, लेकिन जहां तक प्रक्रिया का सवाल है, वो मैंने आपको बताया कि वो 37 के करीब सभी एमएलए से उनकी जानकारी प्रदेश के जो प्रवेशक जो आए थे एआईसीसी के, उन्होंने सारी जानकारी उनसे लेकर के हाईकमान को दी है। हाईकमान उसके ऊपर फैसला जल्द ही लेगा। अब देखिए कितने टाइम में लेता है। तो हरियाणा के अंदर इस टाइम पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को किस मुकाम पर समझ रही है? देखिए, हरियाणा में कांग्रेस आज विपक्षी पार्टी है, और हम जो है एक तरह से इस सत्ता पक्ष वाली सरकार को लगातार घेरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो हर वर्ग में कड़ी आलोचना है, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो मजदूर हो,
चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे बिजनेसमैन वर्ग हो, सभी लोग जो हैं इस सरकार से बहुत बुरी तरह से त्रस्त हैं। महंगाई की मार इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि वो आम आदमी का जीना दूभर है, और हम हर मुद्दे को लगातार सशक्त हिसाब उससे लगातार उठा रहे हैं। आगे जनता जो है वो फैसला करती है। जनता भी ये इस सरकार से मुक्ति चाहती है, लेकिन ये सरकार जो है कहीं ना कहीं तंत्र बल को मुट्ठी में लेकर कब्जा कर कर और किस तरीके से ईवीएम का प्रयोग कर रही है। आप देखिए, ईवीएम का प्रयोग पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हो रहा, लेकिन हमारे देश के अंदर, इतने बड़े देश के अंदर जिसकी जनसंख्या इतनी बड़ी है, जानबूझकर ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को डर लगता है, क्योंकि इनको यह लगता है कि जैसे ही हम बैलेट पेपर पे जाएंगे हमारा तंत्र सारा फेल हो जाएगा, हम जो है सारे देश के अंदर हार जाएंगे। इसलिए बीजेपी डरती है, वो इस करके बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं कराना चाहती। सर, आप तो पूरा दोष ईवीएम के ऊपर डाल रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी हर बार यही करती आ रही है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जहां पर ईवीएम होने के बावजूद भी वहां पर दूसरी सरकारें बनी हैं। देखिए, सरकारें बनना ना बनना, उदाहरण के तौर पे पंजाब के अंदर ले लीजिए। पंजाब के अंदर 92 सीटों के ऊपर 117 में से 92 सीटों के ऊपर आप पार्टी बन गई थी। बिल्कुल बन गई थी। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जब कोई प्रयोग होता है तो वो प्रयोग हर एक आदमी के हाथ में है। गाड़ी का स्टीयरिंग ड्राइवर के हाथ में है। उसने कब ब्रेक लगानी है, कब उसको रेस देना है, कब गियर डालना है, वो ड्राइवर के हाथ में है, गाड़ी के हाथ में नहीं है। तो गाड़ी ने तो तब चलना है जब उसकी रेस डलेगी। जब रेस, जहां पे रेस नहीं देनी वहां पे सरकार नहीं बनेगी। वहां पे सरकार देख लीजिए कि कितनी सीटें भाजपा को मिली। जहां पे रेस देनी है वहां पे रेस देनी है पूरी। तो ये जो तंत्र बल है, ये जब उनके हाथ में है तो कहीं रेस दे रहे हैं, कहीं रेस नहीं दे रहे। जेएंडके में नहीं दिया रेस, तो इनका वहां पे जो फूल है वो उल्टा हो गया, मुरझा गया। पंजाब के अंदर रेस नहीं दी तो उलझा गया। जहां पे ये रेस दे रहे हैं वहां पे लगातार जीत रहे हैं। तो 2029 के अंदर ये हरियाणा प्रदेश के अंदर रेस देंगे या रेस को पैर उठा लेंगे? देखिए, ये तो क्लैरिटी जनता के ऊपर डिपेंड करता है। जनता का लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है। लेकिन जनता तो आज की डेट में जो आपकी बातें हैं उसके हिसाब से तो जनता आज की डेट में आपसे पीछे हट जाएगी। अगर बैलेट पेपर पे भाजपा चुनाव करवाती है तो भाजपा पूरे देश के अंदर कहीं नहीं है। और अगर नहीं होते हैं तो आप ये देखें, अब ये जनता के ऊपर है। जनता में अनरेस्ट बढ़ रहा है। ऐसा ना हो कि श्रीलंका वाला हाल हो जाए, ऐसा ना हो बांग्लादेश वाला हाल हो जाए। तो ये अनरेस्ट बढ़ रहा है। आज हमारे देश के ऊपर जो लोन है वो 55 लाख करोड़ जो 2014 में था, आज वो 200 लाख करोड़ हो चुका है। तो ये अनरेस्ट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों के काम घट रहे हैं। आज हमारी फौज जो पूरी तनख्वाह लेती थी उसको अग्निवीर में बदल दिया गया है। आज हरियाणा के अंदर कौशल रोजगार एक डिप्लॉयमेंट पॉलिसी शुरू कर दी गई है, जिसकी तनख्वाह ही मात्र 20-30 हजार रुपये है, और जो रेगुलर सैलरी होती थी वो 60-70 हजार से शुरू होता था और लाख 1.5 लाख तक जाती थी। वो अब मात्र 20-30 हजार के अंदर ही उसको गुजारा करना पड़ रहा है, जिसकी सैलरी कम हो रही है और महंगाई बढ़ रही है। तो अनरेस्ट बढ़ेगा देश के अंदर। जिस तरह से ये हमारे जो पीएसयूज थे पूरे देश के, जो कांग्रेस ने बड़ी मेहनत से बनाए थे, जिस समय देश आजाद हुआ था तो कोई पीएसयू ही नहीं था, और वो पीएसयू पूरे देश के अंदर जो बने इतने सालों के अंदर, उन पीएसयूज को ये बड़े बड़े बिजनेसमैन को बेच रहे हैं, उनको जो है लीज पे दे रहे हैं। तो ये जो सारा चल रहा है तंत्र बल, ये भाजपा की सरकार की गलत नीतियां हैं, और इन गलत नीतियों से हमारा अनरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है। और कितना बढ़ेगा, कितना लोगों तक अनरेस्ट जाएगा। आज आप देखिए, हर किसान जो है कितनी तेजी से आत्महत्या कर रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए आप। आज ये देखे कितनी जनता जो है, नॉर्मल बिजनेसमैन, नॉर्मल लोग किस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं। ये जो अनरेस्ट है ये क्यों बढ़ रहा है? ये सिर्फ इस वजह से बढ़ रहा है कि लोगों की जेब में पैसा कम पड़ रहा है और खाना जो है वो महंगा हो गया। तो ये जो है जब बढ़ता जाएगा, अगर गलत नीतियां होंगी, तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो ग्रहण है वो भाजपा ने 10 साल के अंदर लगाया देश के अंदर। अभी कुछ समय पहले किरण चौधरी जी का भी एक बयान आता है कि मुझे तो पहले ही पता था कि ये बाप बेटा कांग्रेस को लेके बैठ जाएंगे।
किरण चौधरी क्या कर रही थी यहाँ पे बैठ के, और किस तरह से हमारे जो राज्यसभा के उम्मीदवार है उनको किस तरह से टिक कर रही है, ये तो पूरे देश ने देख लिया। और वहां पे बैठ के उधर जा करके किस तरह की बात करते हैं। ये नेता हैं, दल बदलू होते हैं, कई लोग इस तरह से दल बदलते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे लोगों का। तो आपकी पार्टी से जो छोड़ करके गए हैं, कुलदीप बिश्नोई जी भी छोड़ के जा चुके हैं, किरण चौधरी जी भी छोड़ के जा चुकी हैं। आपकी पार्टी के अंदर कई धड़े माने जाते थे, लगभग कोई 5 धड़े थे, अब उनमें से 3 ही रह गए हैं। और उनके बीच में भी उनकी भी आपस में जो फूट है वो कहीं ना कहीं विधानसभा के इलेक्शनों के अंदर नजर आई है। इसी इलेक्शन के अंदर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे पास करीबन 35-40 एक्स MLA कांग्रेस ज्वाइन करे, MP भी ज्वाइन करे, एक्स MP भी ज्वाइन करे, और मौजूदा भी छोड़ करके ज्वाइन करे थे। तो ये तो चलता रहता है। जहाँ तक छोड़ के जाने की आपने 2 आदमियों का जिक्र किया, तो इसमें क्या है, चलता रहता है, ये तो प्रक्रिया है। पर लेकिन जहाँ तक आप ये सोच रहे हैं कि इन 2 आदमियों के जाने से कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, तो कांग्रेस पार्टी के तो 5 MP जीत करके आए हैं और 37 MLA जीत करके आए हैं। और अगर ये 13 लाख वोट करीबन नहीं बढ़ी होती तो हमारी सरकार बनी होती हरियाणा के अंदर, फिर किरण चौधरी क्या बोलती। तो इसके अंदर जो कांग्रेस की हार का एक कारण टिकटों का आवंटन माना जा रहा है, कि टिकटों का जो आवंटन रहा है वो पलड़ा इस बार हुड्डा जी के पक्ष में था, कि इन शैलजा जी को, रणदीप सुरजेवाला जी को टिकटें कम मिली थी, जो एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कि उन्होंने ज़्यादा ध्यान इस इलेक्शनों के ऊपर नहीं दिया। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बातें निराधार है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर 90 जो है सीटें हैं, जिसके अंदर जो सिटिंग MLA थे हमारे 31 आए थे, उनको तो उस ऊपर से AICC ने डायरेक्ट टिकट दे दी, बाकी तो बचे 60। अब 60 में से आप ये लगाएं कि जिनको टिकट्स दी गई वो एक विजिबिलिटी के आधार पे दी गई। उसके अंदर हमारे टोटल 2500 कितने उम्मीदवारों ने टिकट मांगी थी, और हमने टिकट विनेबिलिटी के आधार पर, हरियाणा के लोगों ने नहीं दी है, वो AICC के लोगों ने दी है। AICC में पैनल बन के करके गए थे और उसके आधार पे टिकट्स दी गई। तो इसमें ये भाजपा तंत्र का ये कहना कि ये टिकट गलत दी गई, दूसरी दी गई, अरे आप अपना काम करिए भाई साहब। आप लोग वोट तंत्र का इस्तेमाल बैलेट पेपर से करिए। आपको ये 48 MLA कहीं नहीं दिखते, मैं तो बता रहा हूं आपको, आपके 28 MLA भी नहीं जीतते। ये तो जो झूठ का तंत्र आपने फैला रखा है, कितनी देर तक चलेगा? कितनी देर तक आप झूठ बोलेंगे और चलाएंगे इस चीज को? आप लोग बैलेट पेपर पे चुनाव आज प्रदेश के अंदर करा लीजिए, आज ही भाजपा आउट है प्रदेश से। जो 20,000 रुपये आवेदन फीस ली गई थी, वो पहली बार हरियाणा के अंदर ली गई थी। उस आवेदनों के अंदर 20,000 रुपये फीस की वजह से क्या पार्टी को कोई नुकसान हुआ है? नहीं, देखिए आपको बताऊं, आप ये गलत तथ्य दिए जाते हैं। मैं बताता हूं आपको, ये जो जर्नल सीट है उसके लिए 20,000 थे, जो SC BC OBC महिला उनके लिए मात्र 5,000 थे। ये कहना और ये कुछ करना बहुत बड़ा तो आवेदन तंत्र है। ये कहानियां बनाई जाती हैं, ये मनोहर कहानियां में अच्छी लगती है ये, लेकिन धरातल पे इसका, इन बातों का कोई औचित्य नहीं। हम जीत रहे थे, हमें वोट तंत्र से हराया गया है, और वोट तंत्र जो है वो जानबूझ करके पूरे देश के अंदर हुआ है। 2024 में लोकसभा के अंदर 1,07,00,000 वोट बढ़ी हैं, हरियाणा के अंदर 13,80,000 के करीब वोट बढ़ी हैं, महाराष्ट्र के अंदर 70 लाख वोट बढ़ी हैं। उस तंत्र से आप आज 13,80,000 वोटर्स को डिवाइड कर दीजिए 30-40 सीटों पे, और आप देखिए कितने करीबन 30-35 हजार वोट की एवरेज बन जाती है, 25-30 हजार की बनती है। मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं, इतनी के करीब है। अगर आप उनको 30 सीटों पे डिवाइड करें तो 20 सीटें जो कैंडिडेट मार्जिन से 10,000, 15,000, 20,000 से जीतते हुए थे, वो 2,000 से, 500 से, 200 से हार गए, और जो हारे हुए थे वो जीत गए। तो ये तंत्र जो है 20 सीटों पे हुआ है। और अगर 2029 के अंदर भी सेम प्रोसेस हो गया तो आप उसके बाद क्या बात करेंगे? फिर वही बात करेंगे जो एक्चुअल है। अगर भाजपा की सरकार बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं करती, अगर इसी तरह से जीतती है,
तो अनरेस्ट देश का बढ़ेगा, देश इनके पीछे पड़ेगा। वो हाल होगा जो बांग्लादेश में हुआ और वही हाल होगा जो श्रीलंका में हुआ। ये अनरेस्ट बढ़ाने की तरफ मोदी जी जा रहे हैं, इनको इसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए। जनता की वोट उसी को मिलनी चाहिए, जनता जहां पे जिस पार्टी को वोट दे रही है ये उसी को जानी चाहिए। और ये गलत सिस्टम ना अपनाए और गलत काम ना करे कोई भी सरकार, ना इलेक्शन कमीशन को, उसको इंडिपेंडेंट एजेंसी ही बने रहने देना चाहिए। उसके ऊपर जो इन्होंने लोकसभा के अंदर जाकर के अपने जो उसका जुडिशरी का सिस्टम, उसके अंदर मेंबर जो रिक्रूटमेंट कमेटी का था उसको खत्म किया है, उसको दोबारा से वापस बहाल करना चाहिए। और जो अपने साथ एक अपना प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री लगाया है उसको फौरी तौर पे हटा करके दोबारा से वही तंत्र लाना चाहिए और इलेक्शन प्रोसेस को उसी तरीके से सुचारू रूप से चलाना चाहिए। लोकतंत्र के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहिए। तो आपके जो कार्यकर्ता हैं उनका विश्वास इन सब बातों के अंदर कहीं डगमगा नहीं जाएगा? वो आपके साथ क्यों जुड़े रहेंगे? देखिए, हमारी एक पार्टी है, वो पार्टी ये है जिसने देश आजाद कराने में पूरा काम किया। और जो लोग कांग्रेस पार्टी के साथ मन, दिल और धन और दिमाग से जुड़े हुए हैं, वो समझते हैं कि शरारत कौन कर रहा है। और ये ज्यादा देर तक शरारत चलती नहीं है। ये अल्टीमेटली आप झूठ बोलेंगे तो एक दिन उजागर होगा और आप शरारत करेंगे तो एक दिन पता लगेगी। चोर चोरी करेगा, छुपता नहीं है, किसी ना किसी दिन पकड़ा जाता है। तो ये भी पकड़े जाएंगे, आप चिंता मत करिए। जल्दी ही वो दिन आएगा जिस दिन ये बाहर होंगे और कांग्रेस पार्टी की पूरे देश के अंदर सरकार होगी। अभी बजट सत्र चल रहा है, आने वाले कुछ टाइम के अंदर बजट भी आ जाएगा हरियाणा का। तो आप क्या मानते हैं कि इस बार का बजट क्या रहेगा? देखिए, अभी जो बजट है उसके ऊपर मैं आपको जिक्र कर चुका कि बजट हमारा जो प्रदेश के ऊपर कर्जा है वो बहुत बढ़ चुका। जो हमारे पास डेवलपमेंट बजट की अमाउंट है वो है नहीं, तो हमारी डेवलपमेंट होगी कैसे? नंबर 1 बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। दूसरी बात है, किसान को कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन ये ढोल बजाते हैं, हमने ये कर दिया, हमने उनको लोन दे दिया, हमने उनको ये दे दिया। ये सब झूठे तंत्र हैं। आपको मैं जो किसान की दशा है वो बताना चाहता हूं। उनको एमएसपी की गारंटी का कानून चाहिए, देश के अंदर भी प्रदेश के अंदर भी। उनकी मांग तो मानी नहीं जा रही। वो लोग तो आज सड़कों पर थक हार कर अपने कई किसानों को शहादत की बलि देकर घर बैठे हैं, चुपचाप इस बीजेपी का रंग देख रहे हैं। दूसरी बात पे देखा जाए तो कर्मचारियों में अनरेस्ट है, क्योंकि उनको डिप्लॉयमेंट पॉलिसी की तरफ धकेला जा रहा है। जिस तरह से मजदूर को देखा जाए तो किसान के साथ मजदूर भी मर रहा है। तीसरी तरफ देखा जाए जो बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर बड़े बड़े जीएसटी के बोझ जो हैं वो लादे जा रहे हैं, जिससे हमारा बिजनेस जो है वो खत्म होता जा रहा है। आप अगर इंडस्ट्रीज को देखा जाए तो इंडस्ट्री 50% जो पलायन कर चुकी हैं। हमारा जो बाहर के देशों से इंपोर्ट है वो लगातार बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा। हम उस तरफ से भी अनरेस्ट पे हैं। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो प्रदेश के अंदर जो अनरेस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि पैसा लोगों के पास खाने को है नहीं और उनको तनख्वाहें मिल नहीं रही, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, हत्या, लूट, डकैती, जो प्रदेश के अंदर आत्महत्या वो लगातार बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है, प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, धीरे धीरे वो अग्रेशन की तरफ लोग जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा तंत्र है जिससे फेलियर हो रहा है सारा सिस्टम, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे वो देश का हो। तो इसके ऊपर इनको बाज आना चाहिए और सुचारू रूप से कामों को सेट करना चाहिए, जो कि हो नहीं पा रहा है इनसे। ताऊ देवीलाल जी की मूर्ति के ऊपर अभी कुछ समय पहले ही एक युवक ने ऊपर खड़े होकर के एक आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया है। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे उन युवक को? देखिए, जो हमारे बड़े लीडर रहे हैं उनका सम्मान होना चाहिए। अगर कोई आदमी किसी भी गुस्से के वश पे या कोई भी इस तरह के काम करता है, हम उसको कभी इंडोर्स नहीं करते। चाहे वो किसी की मूर्ति हो, चाहे वो भाजपा के किसी नेता की हो, चाहे वो देवीलाल जी की हो, चाहे वो किसी की हो। और ये काम जो है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोग अगर गुस्सा है तो उसके प्रकट करने के, बात रखने के और भी बहुत माध्यम होते हैं।
ये बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जनता को बड़े धैर्य से और बड़े तरीके से और बड़े काम रह करके अपनी बात गांधी जी की तरह उठानी चाहिए। गांधी जी ने जिस तरह से देश अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया वो अपनाना चाहिए। लड़ाई से, गुस्से से इस बात का कोई हल नहीं है। आज सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, निकाय के अंदर भी ज़्यादातर जगहों पर बीजेपी के ही मेयर आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं हो गया है, जो छोटे छोटे काम करवाने होंगे उनको, अब जनता उनके प्रति ज़्यादा? देखिए, आपको मैं बहुत एक वाइड बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये चुनाव जो है इन्होंने जीता तो है, लेकिन ये असल में जीते नहीं हैं। अब आएंगे कामों के ऊपर। तो काम के अंदर आपके पास बजट होना चाहिए। बजट के लिए आपके पास माइंड होना चाहिए कि आपने कैसे यूज़ करना है। जब आपका माइंड बजट यूज़ कर ही नहीं पा रहा और आप इतने कर्जे लेते जा रहे हैं और उस कर्जे की अदायगी आप फिर कर्जा लेकर कर रहे हैं, तो आपके पास डेवलपमेंट में कुछ है ही नहीं। और दूसरी तरफ आप सारे प्रदेश को डिप्लॉयमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। इंडस्ट्री आपसे बढ़ नहीं रही, बिजनेस आपसे बढ़ नहीं रहे, किसानों को आप परेशान कर रहे हैं, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको इस समय जो है, जो अनरेस्ट बढ़ रहा है, उससे बहुत बड़ी दिक्कत हुई है। सरकार चलाना जो है वो ऐसे आदमियों का खेल नहीं है जो भाजपा काम कर रही है। इसके लिए आपको डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ता है। डेवलपमेंट आपसे हो नहीं पा रही। आप ये देखिए, उसका एक आंकड़ा देता हूं। 2005 के अंदर जब हम सरकार में आए थे तो हरियाणा का कुल बजट जो था वो मात्र 2300 करोड़ था। जिस समय हम गए थे 2014 के अंदर, तो वो बजट बढ़ करके 68,000 करोड़ था। तो आप ये देखिए कितने गुना इंक्रीज किया था हमने, और उसके अंदर आप डेवलपमेंट कर सकते हो। और हमारा कोई कर्जा नहीं था उस समय। आज जो है प्रदेश के ऊपर इतना बड़ा कर्जा है और उसका जो मात्र बजट है वो 2-3 गुना बढ़ा है सिर्फ। और 3 गुना बढ़ने से कर्जा जो है वो आपका बढ़ता जा रहा है, आपसे काम हो नहीं पा रहा। तो आपका जो सारी अमाउंट जो है वो आपके कर्जों के अदायगी में जाती है। तो आप किस तरह से डेवलपमेंट करेंगे? तो आपको एक तरफ से प्रेशर है कि काम करना है, दूसरी तरफ आपके पास काम है नहीं, ना आप कर सकते हैं। तो मुश्किल में सरकार है और ऐसे ही रहेगी। आज हमारे साथ थे केवल ढींगरा जी। हमने इनसे जाना कि कांग्रेस की क्या प्लानिंग चल रही है फ्यूचर को लेकर के, 2029 की तैयारियां इनकी क्या रहेंगी, और बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में जो इन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, हमने उन सभी को समझा। अब ये जनता ने देखना है कि उन्होंने आगे आने वाले भविष्य में क्या करना है। उन्हें बीजेपी चाहिए, कांग्रेस चाहिए, आम आदमी पार्टी चाहिए, इनेलो चाहिए, कौन चाहिए, ये जनता डिसाइड करेगी। और जनता ही डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट टाइम 2029 के अंदर कांग्रेस पार्टी को लेकर के आना है या नहीं। तब तक के लिए नमस्कार।